हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, बात करें आज के वीडियो के बारे में, तो आज हम देखेंगे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, हमने बहुत सारे एग्जाम्स को एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस को डिसाइड किया है और उनको सिलेक्ट करके लाए हैं। तो दोस्तों, चलिए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते हैं। दोस्तों, बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास हैं एकुटिकल सुल सीरम कैलिक्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, सीरम कहते हैं आपका बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हें संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं जो रक्त का लगभग 45% भाग होते हैं। दोस्तों, किन्हें संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं जो रक्त का लगभग 45% भाग होते हैं। तो ऑप्शन है ल्यूकोसाइड, एरिथ्रोसाइड, पट्टिकाडु, उपरोक्त तीनों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त तीनों। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं। दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है ए कोलेजन, बी ल्यूकोसाइट, सी लंबरिक्स और डी है फेरेटिमा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वाइट ब्लड सेल्स किसको कहते हैं। तो दोस्तों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट। दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, ल्यूकोसाइट को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर कणिकाओं की दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो आपके पास ऑप्शन है 4000 से 6000 प्रति घन मिलीमीटर, 10000 से अधिक, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर और 8000 से 10000 प्रति घन मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है जो 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्षण कोशिका कौन सी है। दोस्तों, भक्षण कोशिका कौन सी है। ऑप्शन है ए मोनोसाइट, बी न्यूट्रोफिल, सी उपयुक्त दोनों और डी है दोनों गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दोस्तों, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों ही भक्षण कोशिका हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक है। दोस्तों, रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक है। तो ऑप्शन है ए सीरोटोनिन, बी हिस्टामिन, सी प्लेटलेट्स और डी बेसोफिल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, प्लेटलेट्स ही होती हैं जो कि रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तो आपको याद रखना है प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है, इनमें से दो मुख्य समूहों में कौन से हैं। दोस्तों, रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है, इनमें से दो मुख्य कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन है ए RH, बी है ABO, सी है उपरोक्त दोनों और डी है दोनों गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, उपरोक्त दोनों RH और ABO दोनों समूह मुख्य समूह हैं। तो दोनों आंसर आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूह को रक्त प्रदान कर सकता है। दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। तो ऑप्शन है ए बी है, O AB A+। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी O। दोस्तों, O ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वह सभी को रक्त प्रदान कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है O को ही बोला जाता है सर्वदाता। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वअदाता यानी कि सर्वग्राही होता है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। तो ऑप्शन है AB, BB, AC और A। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह है जो सभी से रक्त ले सकता है, कौन सा रक्त ग्रुप है। तो ऑप्शन आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, AB होता है जो वह सर्वग्राही होता है और वह सभी से रक्त ले सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किन प्राणी समूहों में पाया जाता है। दोस्तों, रक्त का बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किन प्राणी समूहों में पाया जाता है। तो ऑप्शन है ए कशेरुकी, डी है बी एनिलिडा, उपरोक्त दोनों और दोनों गलत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है
वह है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों उपरोक्त दोनों, कशेरुकी और एनेलिडा दोस्तों दोनों में ही बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का खुला परिसंचरण तंत्र किस प्राणी समूह में पाया जाता है? दोस्तों रक्त का खुला परिसंचरण तंत्र किस प्राणी समूह में पाया जाता है? तो ऑप्शन है ए मोलस्का, बी है आर्थ्रोपोडा और सी उपरोक्त दोनों। दोस्तों यहाँ पे आर्थ्रोपोडा लिखा है, आर्थ्रोपोडा। तो इसमें दोस्तों जो आपका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। दोस्तों मोलास्का में भी और आर्थ्रोपोडा दोनों में ही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपको नाम याद रखने हैं, मोलास्का और आर्थ्रोपोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च रक्तचाप शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? दोस्तों उच्च रक्तचाप शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? ऑप्शन आपके पास ए मस्तिष्क, बी वृक्क, सी दोनों गलत और डी उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जो कि है उपरोक्त दोनों। मतलब उच्च रक्तचाप है जो मस्तिष्क को भी और वृक्क को भी प्रभावित करता है, मतलब दोनों अंग को ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। पसीने में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि पसीने में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन है ए यूरिया, बी नमक, सी लैक्टिक अम्ल और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों पसीने में यूरिया भी होता है, नमक भी होता है और लैक्टिक अम्ल भी होता है। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्शन किससे बना होता है? दोस्तों मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्शन किससे बना होता है? तो ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी आयोडीन, सी प्रोटीन और डी है दोस्तों क्लोरीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्शन प्रोटीन का बना होता है। तो आपको नाम याद रखना है ऑप्शन, ऑप्शन बनता है दोस्तों आपका प्रोटीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक रेटिनॉल किससे बना होता है? दोस्तों मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक रेटिनॉल किससे बना होता है? तो ऑप्शन है ए आयोडीन, बी विटामिन ए का एल्डिहाइड, सी कैल्शियम और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों विटामिन ए का एल्डिहाइड। दोस्तों विटामिन ए का नाम होता है, जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल ही होता है। तो आपको याद रखना है और ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आँख को, दोस्तों यहाँ पे आँख लिखा है, आँख को रंगीन देखने योग्य कौन सा हिस्सा बनाता है? दोस्तों आँख को रंगीन देखने योग्य कौन सा हिस्सा बनाता है? तो ऑप्शन है आइरिस, आइरिस, फेरेटिया, नेत्रक और ग्रचिका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आइरिस। आँख को रंगीन देखने योग्य आइरिस ही बनाता है। ठीक है, तो आइरिस आपका राइट आंसर है आइरिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना किसके कार्य हैं? दोस्तों दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना किसके कार्य हैं? तो ऑप्शन है ए लाइसिस, बी सकु, सी सुक्रोज और डी केप्स चक्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सकु। दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना यह सकु के ही कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए यूनिपोर्ट, बी सफ़ीद, सी परासरण और डी एक्वस चैम्बर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एक्वस चैम्बर। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कर्ण कौन सी संवेदी क्रियाएं करते हैं? दोस्तों कर्ण कौन सी संवेदी क्रियाएं करते हैं? ऑप्शन है ए शरीर का संतुलन बनाना और बी सुनना, सी उपरोक्त दोनों और डी दोनों गलत। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। दोस्तों यहाँ पे जो बात हुई है कर्ण की, कर्ण का मतलब होता है कान। दोस्तों कान जो होते हैं हमारे वह शरीर का संतुलन भी बनाते हैं और सुनते भी हैं। तो यह दोनों ही कार्य किए जाते हैं कान के द्वारा। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? दोस्तों सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है ए एल्बुमिन, बी सीरम, सी मेलाटोनिन और डी है आपका
ग्लोबुलिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, जो सोने और जागने के चक्र के शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका मेलेटोनिन। दोस्तों मेलेटोनिन इज द राइट आंसर, और यही आपका सोने जागने के चक्र शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्स डिस्टेलिस कितने ट्रॉफिक हार्मोन का स्त्रवण करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है A11, B6, C8 और D7। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 6। दोस्तों पार्स डिस्टेलिस कितने ट्रॉफिक हार्मोन का स्त्रवण करता है? तो ऑप्शन है आपका 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रावण करती है? दोस्तों थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रावण करती है? ऑप्शन है ए थाइमोसिन, एड्रिनल, एंड्रोजन, मेलाटोनिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए थाइमोसिन। दोस्तों थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का ही स्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीनियल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है जो कि हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करता है? दोस्तों पीनियल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है जो कि हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है ए मेलाटोनिन, बी है एड्रिनल और सी है थाइमोसिन और डी है एंड्रोजन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेलाटोनिन। दोस्तों मेलाटोनिन ही है पीनियल ग्रंथि इसका स्राव करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ती उम्र के साथ कौन से हार्मोन का उत्पादन घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उम्र दराज लोगों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमज़ोर पड़ जाती है? दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ कौन से हार्मोन का उत्पादन घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उम्र दराज लोगों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमज़ोर पड़ जाती है? तो ऑप्शन आपके पास ए थाइमोसिन, बी प्रोन, सी एरिकोटेलिक और डी है प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों थाइमोसिन। बढ़ती उम्र के साथ थाइमोसिन नामक हार्मोन का जो उत्पादन होता है वह घट जाता है, तो आपको याद रखना है थाइमोसिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? तो ऑप्शन है ए अमोनिया, बी एक्टन, सी एनिलिड और डी है एड्रिनल और नॉर एड्रिनल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल और नॉर एड्रिनल। दोस्तों इसको ही आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। दोस्तों अंतःस्रावी अग्नाशय किससे निर्मित होता है? दोस्तों अंतःस्रावी अग्नाशय किससे निर्मित होता है? तो ऑप्शन है ए लैंगरहैंस द्वीपों से, बी है प्रिसिटस, सी है ट्राइगोन और डी है अन्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है लैंगरहैंस द्वीप। दोस्तों अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से ही निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा हार्मोन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है? ऑप्शन है ए एक्टिन, बी मायोसिन, सी एसिटिलकोलिन और डी है एड्रोजन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एड्रोजन। एड्रोजन हार्मोन ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नरलैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो किन रूप में कार्य करती है? दोस्तों अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो किन रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन है ए बहिस्रावी, बी अंतःस्रावी, सी उपरोक्त दोनों और डी दोनों गलत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। दोस्तों अग्नाशय जो है वह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे आकार लिखा है, वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए वायुकोश, बी मूल रोम, सी हेनले लूप और डी प्रोप। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्वेश्चन है वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास जो थे उनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेनले लूप। दोस्तों हेनले लूप ही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
माइलिन आवरणों, दोस्तों माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ए रेनवियर के नोड, बी बैकन, सी एल्बुमिन और डी सीरम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए रेनवियर के नोड। दोस्तों माइलिन आवरणों के बीच जो अंतराल पाए जाते हैं उन्हें रेनवियर के नोड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं? दोस्तों सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है ए रासायनिक सिनेप्स, बी विद्युत सिनेप्स, सी उपरोक्त दोनों और डी दोनों गलत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। दोस्तों रासायनिक सिनेप्स भी होते हैं और विद्युत सिनेप्स भी होते हैं, तो आपको याद रखना है सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और विद्युत। नेक्स्ट देखते हैं। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके जरिए होता है? दोस्तों तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके जरिए होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए साइटोसिन, बी माइकोराइजा, सी काइनेटोकोर और बी डी है सिनेप्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सिनेप्स इज द राइट आंसर। सिनेप्स। दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्स के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। आँख के लेंस के सामने आइरिस से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों आँख के लेंस के सामने आइरिस से घिरा छिद्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है ए स्फेगनम, बी लाइगेजेज, सी लाइजेज और डी प्यूपिल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी प्यूपिल। दोस्तों आँख के लेंस के सामने आइरिस से घिरा छिद्र प्यूपिल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है एपीपेटल्स, बी यूफॉर्बिया, सी लिवरवर्ट और डी है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। तो आपको याद रखना है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन इज द राइट आंसर, जो कि मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिसे कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों से उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से कौन से पदार्थ हैं? दोस्तों प्राणियों से उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से कौन से पदार्थ हैं? तो ऑप्शन है ए यूरिया, बी यूरिक और सी अमोनिया और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। प्राणियों से उत्सर्जित होने वाले जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं वह हैं यूरिया, यूरिक और अमोनिया, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के जरिए उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्टों में सबसे अधिक टॉक्सिक कौन सा है? दोस्तों जीवों के जरिए उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्टों में सबसे अधिक टॉक्सिक कौन सा है? तो ऑप्शन है ए यूरिक, बी यूरिया, सी अमोनिया और डी सभी गलत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया। दोस्तों जीवों में जो उत्सर्जित नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं उनमें सबसे अधिक टॉक्सिक जो होता है वह होता है आपका अमोनिया। आपको याद रखना है अमोनिया। नेक्स्ट देखते हैं। पेशियों के कई विशेष गुण होते हैं। दोस्तों पेशियों के कई विशेष गुण होते हैं, वे कौन कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन है संकुचनशीलता, उत्तेजनशीलता, प्रसार एवं प्रत्यास्था और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, पेशियों के कई विशेष गुण होते हैं, तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर दोस्तों, जिसमें है संकुचनशीलता भी होती है आपके पेशियों में, उत्तेजनशीलता भी होती है और प्रसार एवं प्रत्यास्था भी होती है। तो अब मतलब आपका जो राइट आंसर है वह उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना के आधार पर, दोस्तों स्थापना के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, वे कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन है ए दिल, बी कंकाल, सी अंतरंग। तो यहाँ पे जो और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों दिल, कंकाल, अंतरंग ये तीनों ही प्रकार की जो पेशियां हैं वह पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर के सहायक जनन अंगों के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है?
तो ऑप्शन आपके पास ए एड्रोजन, बी आर्थ्रोपोडा, सी मोलास्का और डी अन्य। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एड्रोजन। दोस्तों एड्रोजन ही नर के सहायक जनन अंगों के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया के केंद्र में एक गर्त होता है जिसे क्या कहते हैं। दोस्तों मैक्यूला ल्यूटिया के केंद्र में एक गर्त होता है जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए पोरिन, बी सिम्पार्ट और सी है फोबिया और डी है एक्वापोरिन। तो दोस्तों मैक्यूला ल्यूटिया के केंद्र में एक जो गर्त होता है उसे कहते हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि है फोबिया। तो दोस्तों मैक्यूला ल्यूटिया का जो गर्त होता है उसको फोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रों में प्रकाशग्राही कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, वे कौन कौन सी होती हैं आपको बताना है। ए शंकु, बी शलाका, सी उपरोक्त दोनों और डी होता है दोनों गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है दोस्तों उपरोक्त दोनों। नेत्रों में प्रकाशग्राही कोशिकाएं शंकु और शलाका होती हैं, ठीक है, शंकु और शलाका दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छोड़ी मेखला में दो छोड़ी अस्थियां होती हैं, प्रत्येक छोड़ी अस्थि तीन अस्थियों के संलयन से बनी होती हैं, ये कौन कौन सी हैं। दोस्तों छोड़ी मेखला में दो अस्थियां होती हैं, प्रत्येक अस्थि तीन अस्थियों के संलयन से बनी होती हैं, ये कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है ए प्यूबिस, बी इसियम, सी इलियम और डी उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों होती हैं। दोस्तों प्यूबिस भी होती है, एसियम भी होती है और इलियम भी होती है, ठीक है। तो तीन अस्थियों के संलयन से बनती हैं और तीनों नाम ये हैं, तो आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि तीन मुख्य भागों में विभक्त होती है, ये कौन कौन से हैं। दोस्तों पीयूष ग्रंथि तीन मुख्य भागों में विभक्त होती है, ये कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है पार्स डिस्टेलिस, बी है पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वसस और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है जो कि पीयूष ग्रंथियाँ तीन मुख्य भागों में विभक्त होती हैं, तो ये तीनों ही आपके राइट आंसर हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी जो कि है पहला पार्स नर्वोसा, पार्स इंटरमीडिया और यहाँ पे है पार्स डिस्टेलिस। तो आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूकोसाइट को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, वे कौन कौन से हैं। ऑप्शन है ए अकड़ कोशिका, एंग्रेल्यूसाइट, बी है कणिकाणु ग्रेन्युलोसाइट, सी है उपरोक्त दोनों और डी है दोनों गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। ल्यूकोसाइट को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, वह है आपके अकड़ कोशिका और कणिकाणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकड़ कोशिका के प्रकार कौन से हैं। दोस्तों अकड़ कोशिका के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, बी मोनोसाइट, सी उपरोक्त दोनों और डी दोनों गलत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। दोस्तों अकड़ कोशिका के दोनों ही प्रकार है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का स्कंदन या थक्का किससे बनता है। दोस्तों रक्त का स्कंदन या थक्का किससे बनता है। ऑप्शन ए है झालर धागे के जाल से, ऑप्शन बी है उपत्वचा से, सी है फाइब्रिन धागे के जाल से या डी है उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है रक्त का स्कंदन या थक्का किससे बनता है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों फाइब्रिन धागे के जाल से। तो आपको याद रखना है फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है रक्त का थक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ जरिए रक्त का निस्यंदन होता है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है राइजोफोरा, सिट्रस, बोगेनविलिया या डी है गुच्छ या गुच्छी निस्यंदन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी गुच्छ या गुच्छी निस्यंदन कहलाता है। मूत्र के निर्माण में प्रथम चरण में जो कोशिका गुच्छ के जरिए रक्त का निस्यंदन होता है उसे कहते हैं गुच्छ या गुच्छी निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास ए केंद्रक, बी हाइलम, सी साइटोपजर और डी है मीसोजोम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जो कि है हाइलम। दोस्तों वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे कहा जाता है हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ वृक्काणु के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों
कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, बी है गुच्छ, सी बोमेन सपोर्ट और डी है उपचयी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र को आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों, मूत्र का आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संग्रह नलिका, बी नाइहोम, सी सिट्रस और डी है साइटोकाइनेसिस। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है संग्रह नलिका। दोस्तों, मूत्र को आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में जो अवशोषित किया जाता है उसको कहते हैं संग्रह नलिका। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये रहे आज के आपका टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नाम याद रखिएगा स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।